एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आज हम गेट 2015 के सब्जेक्ट डिजिटल सर्किट्स के सेट 1 के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट इज अ 16 केबी, दैट इज उन्होंने लिखा है 16,384 बिट्स मेमोरी अरे इज डिजाइंड एज अ स्क्वायर विद एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस नीडेड फॉर द रो डिकोडर इज। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने रो डिकोडर के बारे में पूछा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपके पास जो मेमोरी एलिमेंट होता है या मेमोरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से अरेंज होता है m क्रॉस n फॉर्मेट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m क्रॉस n? m और n का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। अब इस नंबर ऑफ रोज यानी m वाले सेक्शन को मेरे को डिकोड करने के लिए सपोज n लाइंस चाहिए। तो n लाइंस मैं यहाँ लिख दूंगा रिक्वायर्ड फॉर decoder m and that is nothing but the रो डिकोडर, राइट। रो डिकोडर के लिए मेरे को n लाइन रिक्वायर्ड है और जो कि टोटल है m। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो n होता है वो 2 की पावर में होता है। तो आप चाहें तो m इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। जो टोटल m होगी वो कितनी होगी? जो नंबर ऑफ n लाइंस रिक्वायर्ड है उसमें 2 की पावर एफ एन करेंगे तो वो टोटल m को शो कर रहा है। अब अपने पास मेमोरी स्ट्रक्चर कितना दे रखा है? तो दैट इज 16 केबी, राइट। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 16 केबी, केबी मीन्स 2 टू पावर 10, राइट। 1024 को अपन यहाँ पे मानते हैं एक के को, तो 1024 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस नंबर। तो ये 16384 ये जो नंबर दे रखा है ये बिट्स को शो कर रहा है और वो 1024 इज द 1024 बिट्स फॉर द 1 केबी, राइट। तो 16 इंटू 2 टू पावर 4 इज द टोटल मेमोरी स्ट्रक्चर वी हैव और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा m इंटू एन से, ठीक। ये तो आपकी एक जनरलाइज पार्ट हो गया। अब इस 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? दैट इज सिंपली 2 टू पावर 4। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 की पावर 10 है ही है। अब उन्होंने ये बोला है एज ए स्क्वायर, फिर उन्होंने ले दिया एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 1। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m इज इक्वल टू n है। इसका मतलब ये है कि जितने m है और उतने ही n है, मतलब m इज इक्वल टू n है। तो आप इस पूरे को m स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि m इंटू एम विल गिव यू m स्क्वायर। इट इज 2 to power 14 combinedly because if the base are same then the power will be simply add कर सकते हैं उसको। तो m square is equals to 2 to power 14 और in other way m is equals to 2 to power 7। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज आई 2 to power 7। अब इस m is equals to 2 to power n जो एग्जैक्टली होती है मुझे तो चाहिए n, ठीक। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ n is equals to 7। अदरवाइज इन केस यू कैन ऑल्सो राइट, आपको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी? दैट इज log बेस 2 m। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग बेस अपने पास 2 है तो एंटी लॉग लेने पर इट विल गिव यू n, दैट इज log बेस 2m। अब यहाँ पे रख दीजिए 2 टू पावर 7, दैट इज log बेस 2, सॉरी and 7 will come to the first place, so it will be simply 7 log base 2 and 2 log base n into n will be give you 1, so answer is 7। so इसके लिए इसका जवाब सही हो जाएगा 7। इसको एक बार वापस कर दीजिए समझने के लिए। 16 के भी अपने पास टोटल मेमोरी स्ट्रक्चर था। एक किसी मेमोरी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए m क्रॉस n फॉर्मेट होता है, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज डिकोडर पूछा है, तो नंबर ऑफ रोज डिकोडर को अगर मैं मानूं कि मेरे को n लाइंस चाहिए, ठीक, उसको मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस पूछा उन्होंने, तो मैं मान लूं n चाहिए। तो n एग्जैक्टली क्या शो करेगा? 2 रेज टू पावर n। m इज इक्वल टू नथिंग बट 2 रेज टू पावर n। अब अपन को स्ट्रक्चर दे रखा था एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर कुछ और होता तो हम उस हिसाब से मैनेज करते, यानी n और m के बीच में हमेशा कोई ना कोई एक रिलेशन रहेगा। जैसे
m इज रिक्वायर्ड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ n या इक्वल टू द n या डबल ऑफ n, कुछ इस तरह से। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे अरेंज करके m की वैल्यू अपन कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं, देन वी विल गेट द आंसर, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कंसिडर अ 4-bit D2A converter, the analog value corresponding to the digital signals of values 0000 and 001 are this respectively. The analog value in volts corresponding to the digital signal 1111 is 4-bit D2A कन्वर्टर है, तो ऑब्वियसली जब अपन 4 बिट्स की बात करेंगे तो 0000 से लेके 1111 तक अपने पास सीरीज होंगी। तो 000 के लिए जो वैल्यू स्पेसिफाइड इन्होंने कर रखी है वो 0 वोल्ट, और 0001 के लिए इन्होंने कर रखी है 0.0625 वोल्ट। पूछा उन्होंने फाइनल 1111 के लिए क्या वैल्यू होगी। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो सिंपली आप ऐसा करें, जितना आपके पास दे रखा है ये बाइनरी वैल्यूज, इसका डिजिटल डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें रिजोल्यूशन से। अब रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट जो फर्स्ट वैल्यू है उसके लिए इन्होंने 0 वोल्ट दे रखा है, 001 के लिए इन्होंने 0.0625 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज 0.0625। अब अगर मुझे एनालॉग वैल्यू चाहिए किसकी, इस 111 की, यही पूछा है उन्होंने। तो आपको ये करना है सिंपली, दिस रिजोल्यूशन विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस डेसिमल इक्विवेलेंट। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 111, that is nothing but 15 and resolution is 0.0625. So I think you will get 0.9 something, right? So 0.0625 is my resolution and multiply with the decimal equivalent of the required, जो 111 का पूछा उन्होंने इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, सपोज 1100, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 12। तो उसको इस 15 की जगह आप क्या रखेंगे 12 और उसको रिजोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये सिंपल था, 1 मार्क्स का ही सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन एंड इट इज फॉर द मार्क्स 2। बस इसमें ये मार्क्स 2 के लिए क्यों रखा है, इसका केवल यही हो सकता है कि आपको इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, पहले क्वेश्चन देख लें। द बूलियन एक्सप्रेशन एफ, 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड और ये दे रखा है कोई एफ की वैल्यू, दैट इज एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। ये कन्वर्ट करो इसको इनटू द कैनोनिकल प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पीओएस फॉर्मेट में। अभी ये किस में है, ये तो सबको पता है, दैट इज सिंपल एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये सम है किनका, कि इन सबके प्रोडक्ट का। ठीक, मुझे इसका जस्ट ऑपोजिट चाहिए। तो ऑपोजिट का मतलब ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एसओपी का मतलब ये होता है उन वैल्यूज पे, ये वाली वैल्यूज पे आउटपुट 1 है, यानी इन वैल्यूज पे आउटपुट आपका 1 है। और पीओएस फॉर्मेट जब लेंगे तो जो रिमेनिंग टर्म रह गई है, ठीक, उन पे वैल्यू 0 है, बस इतना है। तो पहले ये समझ लेते हैं एक्स बार वाई जेड बार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जैसा मैंने आपको कहा था केवल रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, अभी देखते हैं। तो एक्स बार वाई जेड बार ये हो जाएगा 0 1 एंड 0, ठीक। और मैं साथ में लिखता जाता हूं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2। एक्स वाई बार जेड बार दैट इज सिंपली 1 0 0, it will be what 4. Similarly 1 1 0, it will be your 6 and 1 1 1 that is nothing but 7. अब जो रिमेनिंग टर्म बच गई दैट इज व्हाट 0 1 3 एंड 5, बस इन टर्म्स की वैल्यूज वो पीओएस फॉर्मेट में है, यानी इन टर्म्स पे 0 1 3 5 पे वैल्यू 0 है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 0 0 0। अब इसमें ये हो जाएगा कि आप एक्स बार को इसका इक्विवेलेंट 0 लिख रहे थे, या मैं ऐसा बोलूँ 0 अगर कहीं पे भी होता तो जो भी वेरिएबल है उसका बार लिखते थे आप एसओपी फॉर्मेट में, बस इसमें वो नहीं लिखेंगे। प्लस डॉट की जगह प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट की जगह सम आ जाएगा, मतलब ये डॉट की जगह प्लस आ जाएगा। देखते हैं
तो 0 0 0 वेरिएबल अपना वही एक्स वाई जेड है, तो आप सिंपल लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं 1 सेकंड के लिए आपको उसका पीओएस फॉर्मेट भी बता देता हूँ, सॉरी एसओपी फॉर्मेट भी बता देता हूँ। अगर ये एसओपी में होता तो उसको ऐसा लिखना पड़ता, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड। आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब जीरो को आप केवल उसकी सिंपल वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी उसका इन्वर्टेड वर्जन नहीं लिखेंगे, तब आप पीओएस की बात कर रहे हैं। बस 0 0 1 वही वैल्यू एक्स वाई जेड ही आएगी। अब देखें क्या आएगा, 0 है तो सिंपल एक्स, डॉट आएगा नहीं, वाई सिंपल क्योंकि 0 है, और जेड जेड बार हो जाएगा क्योंकि जेड के ऊपर वैल्यू 1 है। सिमिलरली 3 0 1 1 एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एंड फाइनल 1 0 1 दैट इज 5, दैट इज एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, और फाइनली इन सबका डॉट प्रोडक्ट। तो ये वाले कौन से ऑप्शन में सेट हो रहा है वो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है अपने को, डॉट 0 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार ये भी मिल रहा है, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार ये भी मिल रहा है, देन एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार ये मिल रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिंपल था, बस केवल ये आपको फॉर्मेटिंग ध्यान में रखनी थी, शायद इसी के लिए ये 2 मार्क्स का है, राइट। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, at all the logic gates shown in the figure have a propagation delay is 20 nanosecond। जो भी आपको फिगर में गेट दिख रहे हैं वो सब 20 नैनोसेकंड के डिले से है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी इंस्टेंस पे 0 या 1 देंगे इनके इनपुट में, ये आपको 20 नैनोसेकंड के बाद में शो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1 अंटिल टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। At t is equals to 0, all the inputs flips, means a is equals to c is equals to 0 becomes 1 and b is equals to 1 becomes 0, okay, and remain in that state। उसी स्टेट में रह रहे हैं, फर्स्ट चेंज नहीं हो रहा है। फॉर t ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के बाद वाली क्या पोजीशन है, आउटपुट z इज इक्वल्स टू 1 फॉर अ ड्यूरेशन। उस पूरे ड्यूरेशन में जब z इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है तब वो कितनी देर तक के लिए है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो इसको करने के लिए अपन को वेव फॉर्म वाली मदद लेनी पड़ेगी जो कि बड़ी आसान रहती है और सही भी रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, अपन वेव फॉर्म की तरफ चलेंगे, होपफुली सबको दिख जाएगा, और नहीं भी दिखे तो अपन वेव फॉर्म से क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो वेव फॉर्म की तरफ ज़्यादा रहेगा अपना, राइट। पहले मैं ये कर लेता हूँ कि ए बी और सी को बताता हूँ वो क्या है। तो हम ए बी सी के वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज रहेगी। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपने को दोनों चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाए, विद डिले एंड विदाउट डिले। तो ए इज इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू 0। सो लेट सपोज दिस इज 0 एट t इज इक्वल्स टू 0, आफ्टर इट विल फ्लिप, ओके। So for the sake of convenience, I am taking t is equals to 0 at this instance. So it becomes like this, and it will remain in that state. मतलब a is equals to 0 था, t is equals to 0 से पहले, और t equals to 0 पर ये फ्लिप हो गया, तो ये t is equals to 0 पे ये a फ्लिप होके 1 हो गया, दोनों बातें साथ में हो गई। अब मैं b की बात कर लेता हूँ। तो b क्या था, मेरे पास 1 था, कब तक, जब तक t 1 था, उसके बाद में मैंने उसको 0 कर दिया, और फिर ये तब तक उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सी भी वही है, पहले 0, ये सब 0 ले लीजिए इसको, और उसके बाद में इसको 1 कर, ठीक। अब बात ये है कि जब बी एक नॉट गेट से पास होगा तो ये वैल्यू देगा बी बार। तो वो जो बी बार आएगा, तो पहले मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। बी बार इज व्हाट, जस्ट इनवर्ट ऑफ दिस, यानी ये मैं 0 1 का 0 और ये 0 का 1, दैट इज सिंपली बी बार। अब एग्जैक्टली मुझे डिलेड निकालना है। डिलेड बी बार का मतलब क्या होगा कि आपके पास 20 नैनोसेकंड का डिले आएगा। किस वजह से, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है ये नॉट गेट की वजह से।
तो 20 नैनो सेकंड का डिले का मतलब ये हुआ, आप फॉर द सेक ऑफ दैट, आप जैसे इन्होंने आपको ये 0 नैनो सेकंड वाली बात हो गई, अब आप ये 20 नैनो सेकंड की बात कर लीजिए, ठीक है, और ये 40 नैनो सेकंड की बात, इस तरह से 20 नैनो सेकंड में अपन ने इसको डिवाइड कर, ठीक है। हाँ, तो डिले, अब इसको जस्ट इसको 20 सेकंड, 20 नैनो सेकंड का डिले दे दीजिए, दे दिया साहब, और फिर जस्ट कॉपी, दैट इज 20 नैनो सेकंड, ये 40 एंड ये 60, इस तरह से चल जाएगा। तो विथ डिले बी बार आ गया। अब अपने पास इस एंड गेट का आउटपुट जो है दैट इज ए बी बार, वो निकालना है, फिर उसका भी डिले देंगे। तो अभी मेरे को ए बी बार चाहिए, सिंपल ए बी बार, वो क्या आएगा, ये अपना ए और डिलेड बी बार, ठीक, क्योंकि बी बार तो अब मेरे को ये डिले होके ही मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का और ए बी का सॉरी ए का मैं मल्टीप्लाई करूंगा एंड गेट, 0 विद 0 यहाँ तक 0 मिलेगा, 1 विद 0 0 ही मिलेगा, और फिर 1 मिलेगा, यानी ये यहाँ तक तो सॉरी ये यहाँ तक तो 0 ही मिल रहा है क्योंकि ये 0 है, देन इट बिकम्स 1। अगेन ये भी डिले देगा, तो मैं इसका भी डिलेड वर्जन निकाल देता हूँ, डिलेड ए बी बार, इसका डिले कैसे होगा, बस इसी को 20 नैनो सेकंड शिफ्ट कर दीजिए, ये 20 तो था ही, ये 20 और शिफ्ट हो गया, और बस ये आपका डिलेड वर्जन आ गया, दैट इज डिलेड ए बी बार। ओके, अब यहाँ का वैल्यू दैट इज ए बी बार विथ डिले आ चुका है, और सी अपने को मिल रहा है, तो अब ए बी और ए बी बार और सी का एक्सॉर यानी जेड निकालना है, तो मैं सीधा जेड लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट ए बी बार और सी का एक्सोरिंग ऑपरेशन है, ठीक। कहाँ ए बी बार, ये रहा, क्योंकि डिलेड ही चाहिए अपने को, अभी हो चुका है वो, और सी ये वाला, ठीक, ये वाला सी, ये रेड में जो है वो सी। तो अब मैं जेड निकालने वाला हूँ, ए बी बार ये रहा अपने पास, और सी ये रहा अपने पास, इन दोनों का एक्सोरिंग ऑपरेशन करना है। एक्सोरिंग ऑपरेशन क्या कहता है कि जब दो इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 आएगा, और जब दो डिफरेंट इनपुट हो तो आउटपुट 1 आएगा। सी 0 है और ए बी बार भी 0 है, आउटपुट यहाँ तक तो 0 आएगा। फिर सी 1 हो चुका है पूरे के लिए, और ये इतना यहाँ तक यानी 40 नैनो सेकंड तक ये 0 है, तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 1 आएगा, और फिर आगे ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी सेम इनपुट, तो आउटपुट 0 आएगा। चेक करते हैं, तो यहाँ तक तो 0 आउटपुट, क्योंकि दोनों सेम थे, 0 0। अब ए बी बार 0 है और सी 1 है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, 1। आगे भी यही कंडीशन है, यस यही कंडीशन है, फिर ये दोनों 1 1 हो रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब मेरे को इसका भी डिलेड वर्जन चाहिए, डिलेड जेड बार, सॉरी डिलेड जेड, ठीक। डिलेड जेड में क्या करेंगे, बस इसको फिर शिफ्ट कर दो आप, कितने देर के लिए, 20 नैनो सेकंड के लिए, तो इट बिकम्स मोर इजी, यहाँ तक तो था ही, अब इसको 20 नैनो सेकंड शिफ्ट करना है, ये 20 नैनो सेकंड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये जो जेड आया है, क्योंकि डिले क्यों किया, क्योंकि एक्सोर गेट का भी 20 नैनो सेकंड डिले। अब मेरे को उन्होंने पूछा था कि जेड 1 कितनी देर तक के लिए रहा, बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लो, 60 माइनस 20, दैट इज सिंपल 40, 60 माइनस 20 दैट इज फॉर द 40 नैनो सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 60 माइनस 40 नैनो सेकंड, तो ये 40 नैनो सेकंड के लिए अपने पास ऑन रहा था। थोड़ा सा वापस आप देख लीजिए, क्योंकि वेव फॉर्म में आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये अप्रोच समझ लीजिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को वेव फॉर्म की मदद से आसानी रहेगी, अगर आप कोई वैल्यूज लेके करेंगे फिर उसका 20 नैनो सेकंड डिले, तो एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा। तो ए बी सी की जो वैल्यूज दे रखी थी वो अपन ने ले ली, फिर जहां जहां पे डिले वर्जन था, जैसे बी बार क्योंकि नॉट गेट से होके आ रहा है, तो पहले तो मैंने उसका सिंपल वर्जन निकाला, फिर डिलेड किया, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। फिर ये आगे जाकर किसके साथ अटैच हो रही है, तो ए बी बार यानी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है,
ठीक है, तो वो निकाल दिया सिंपल। फिर उसका भी डिलेड वर्जन क्योंकि एंड गेट का 20 नैनो सेकंड डिले। तो इस तरह से वेव फॉर्म को आपको केवल 20 नैनो सेकंड शिफ्ट करते रहना है और आपको रिजल्ट आता रहेगा। क्या किसका रिजल्ट आता रहेगा कि कौन सी वेव फॉर्म एग्जैक्टली कौन से इंस्टेंस पे है। तो कौन से इंस्टेंट पे क्या पता चलेगी कि अब 20 नैनो सेकंड पे है, 10 पे है, 40 पे है। तो वेव फॉर्म से ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा और एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा। तो आंसर आपकी जो आप 20 जैसे 60 - 20 आया, तो अगर आप बाई रूल चलते या थ्योरेटिकल जाते तो एग्जैक्टली नहीं आ पाता। तो इससे आपको क्लियर कट दिख जाएगी पिक्चर की रिजल्ट क्या है, राइट। सो फाइनली जो वर्जन था डिलेड वर्जन ऑफ द जेड, उसको भी 20 नैनो सेकंड शिफ्ट करने पर वी गेट 40 नैनो सेकंड एज आर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी, इसको देखेंगे। क्या कह रहा है वो समझना है। अ 3 इनपुट मेजोरिटी गेट इज डिफाइंड बाय द लॉजिक फंक्शन एम। कोई एम फंक्शन दे दिया उन्होंने और कह दिया ए बी सी, इस तरह से डिफाइंड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन, उन्होंने एक नया फंक्शन दिया है तो वही फंक्शन यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही करना है, लेकिन अंदर वाले जो एलिमेंट्स है ए बी सी की जगह उन्होंने कुछ रिप्लेसमेंट दे दिया। क्या दे दिया? एम ए बी सी का होल बार, फिर एम ए बी सी बार और सी। यानी करना अपने को एम ए बी सी का फॉर्मेट जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही करना है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए ए बी सी की वैल्यूज इन्होंने चेंज कर दी और वो वैल्यूज के अंदर फिर वही एम फंक्शन लगा दिया। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करता है। और पूछा यह है कि जो फाइनल रिजल्टेंट है वो इनमें से किसके साथ मैच होगा। ठीक, तो इसको करना शुरू करते हैं। फंक्शन है एम ए बी सी, ए बी सी इज नथिंग बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नो प्रॉब्लम। अगला अपने को जो फंक्शन पूछा है वो है एम ऑफ एम, देन ए बी सी का होल बार कॉमा एम ए बी सी का बार फिर सी। तो जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा तो क्या आएगा? एम ए बी सी का होल बार प्लस एम ए बी सी, नॉट एम ए बी सी क्योंकि ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी और फिर सी इंटू ए। यानी मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा एम ए बी सी का होल बार क्या है, तो वो निकालते हैं। एम ए बी सी होल बार, एम ए बी सी क्या था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका होल बार करेंगे तो आप ब्रेक द बार चेंज द साइन वाला डी मॉर्गन थ्योरम, ए बी बार डॉट बी सी बार डॉट सी ए बार। आप चाहें तो इसको और थोड़ा एक्सपांड कर दें तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार प्लस ए। ये फर्स्ट आया। अब ए बी सी है, एम ए बी एंड सी बार, तो इसको जोड़ें ए बी क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, प्लस बी सी की जगह सी बार है, नो प्रॉब्लम, और सी ए की जगह वही सी बार है, ये भी हो गया। और लास्ट वाला तो टर्म सी है ये। अब मैं वापस इस फॉर्मूले पे आता हूँ क्योंकि एम ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये आ गया। अब मेरे को इस हिसाब से ए डॉट बी यानी ये वाला फंक्शन ए हो गया, ये वाला फंक्शन बी हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप इसको ऐसा समझ लें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा इस ए बी के हिसाब से यानी इस फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो करते हैं सब, ए बार प्लस बी बार एक टर्म, बी बार प्लस सी बार एंड सी बार प्लस ए बार, देन ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए, राइट। अब इनको खोल दीजिए टर्म्स को। आप चाहें तो इनको पहले इस वाले टर्म्स को ओपन कर दीजिए, उसके बाद में वो वाली टर्म्स ले लीजिए। तो ए बार विथ मल्टीप्लाई विथ बी बार, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है। सिमिलरली बी बार इंटू बी बार, एक सिंगल बी बार बचेगा प्लस बी बार सी बार, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा सी बार प्लस ए बार से, और ये मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए से, ठीक है।
ये कैलकुलेशन ही है वैसे लंबी, तो आप इसको देखें तो ए बार, बी बार एंड सी बार, फिर वापस ए से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ए बार बी बार, फिर दिस सेकेंड टर्म ए बार सी बार इज मल्टीप्लाई विथ सी बार, तो सिंपल ए बार सी बार, लास्ट टर्म ए बार सी बार अगेन, क्योंकि ए बार इज मल्टीप्लाइंग विथ ए बार गिव यू ए बार। अब ये वाले मल्टीप्लाई होगी सिंपल सिंगल जो बी बार बचा दैट इज बी बार सी बार, फिर वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बार बी बार, देन लास्ट टर्म बी बार सी बार एंड ए बार बी बार एंड सी बार। अब ये तो हुआ एक टर्म, ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कई तरह की कोई तरह की चूक नहीं होगी, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। देन आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए। अब देखिए काफ़ी टर्म्स तो कट जाएगी, कैसे कटेगी, ए बार बी बार सी बार मल्टीप्लाई विथ ए बी कट गया, क्योंकि ए इंटू ए बार हो गई 0, फर्स्ट टर्म तो मिली नहीं। ए बार बी बार मल्टीप्लाई विथ ए बी, ये भी 0। ए बार सी बार मल्टीप्लाई विथ ए बी अगेन 0, ये तो हो ही गया 0। बी बार सी बार मल्टीप्लाई विथ ए बी 0, ए बार बी बार विथ ए बी 0, दिस ऑल्सो गिव यू 0, दिस ऑल्सो गिव यू 0। यानी इस ए बी को मैंने इस पूरे मल्टी ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई किया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मतलब 0 मिला। अब मैं सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर है बी बार उधर है टर्म बी, कैंसल आउट, इधर अगेन बी बार उधर बी, कैंसल आउट। सिमिलरली ए बार सी बार और उधर बी सी बार, कोई तरह की कॉमन नहीं है, तो ये टर्म्स आएगी। ए बार बी सी बार और ये वाली टर्म वापस वही ए बार बी सी बार, तो 2 बार आने पर x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रहता है, तो इट विल बिकम 1। बी बार सी बार उधर बी सी बार 0, सिमिलरली ये भी टर्म 0, बी बार सी बार 0, ए बार बी बार सी बार अगेन। द लास्ट टर्म इज सी बार ए, सी बार ए यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इधर ए बार है। ए बार बी बार विथ ए 0, ए बार सी बार विथ ए 0, ये तो कॉपी हो गया। बी बार सी बार और उधर ए बार सी ए सी बार, ये आएगा, दैट इज क्या आएगा, ए बी बार सी बार, ठीक है। देन ए बार बी 0 हो गया, देन एक और टर्म आएगी दैट इज योर ए बी बार एंड सी बार। सी हियर बी बार सी बार इज सिंपली सॉरी ए बार बी बार इज सिंपल इज मल्टीप्लाई विथ ए गिव यू 0, बी बार सी बार विथ ए सी बार, तो ए बी बार सी बार, ये वाली टर्म रिपीट हो गई, ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म अगेन 0, तो इन दोनों टर्म्स में से भी क्या बचेगी, सिंपल एक टर्म बचेगी दैट इज ए बार बी सी बार प्लस, कहने का मतलब ये हुआ m ऑफ these function these terms m a b c bar comma m a b c bar and c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी करना पड़ेगा पहले, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, वो अभी अपन ने किया है, तो ये मेरे को फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिला, ठीक। अब बी और सी यानी ये वाली टर्म और सी को मल्टीप्लाई करना है, कहाँ है ये वाली टर्म, सेकंड नंबर ये रही, इसको सी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप ये इसको ऐसा कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए कैपिटल ए, ठीक, क्योंकि ये वाली टर्म कैपिटल ए के नाम से होगी। बी वाली कर रहा हूँ तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा सिंपल सी से, तो ए बी सी, तो मैं कैपिटल बी वाली टर्म निकाल रहा हूँ, क्या आएगा, यानी कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डॉट सी के साथ, बस। तो ए बी सी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए बी सी प्लस नथिंग एल्स बिकॉज सी बार इंटू सी 0, ए सी बार 0, सो ए बी सी, तो आपके पास टर्म बची ए बी सी एज योर बी पार्ट एंड सी पार्ट इज व्हाट, सी इंटू ए क्या था ये, यानी इस पूरे को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ वापस, ठीक है। तो आप सी वाली टर्म निकालेंगे तो यू विल गेट सी इंटू ए, आपको उससे ए से मल्टीप्लाई करना है, नो प्रॉब्लम, यानी ये वाली टर्म जो पूरी लिख रखी है अपन ने, दिस वन टर्म इज मल्टीप्लाई इज नॉट ए विथ नॉट दिस, इट सिंपली मल्टीप्लाई विथ सी ए, ओके। सो मैं सीधा यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस टर्म इज गेटिंग इज मल्टीप्लाई विथ
नाउ विथ ए, ठीक। तो ए इंटू ए बार बी 0, ए के साथ 0 और यहाँ से टर्म आएगी दैट इज ए बार बी बार, सॉरी ए बी बार और ए बी बार सी बार। सो सी वाली टर्म जो आई मेरे पास दैट इज ए बी बार प्लस दैट इज टर्म सी। बस इन तीनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी ही तो अपना जवाब होगा। अब आप इसको ध्यान से देखें, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो ये तो वापस टर्म रिपीट हो गई, ए बी बार सी बार। तो आपके पास फाइनल ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। तो ये वाली जो टर्म आई ये डील करेगी 3 इनपुट एक्सॉर गेट से। अब ये मैं आपको डायरेक्टली क्यों बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया, इसका एक शॉर्ट मेथड और देख लीजिए आप। क्या है शॉर्ट मेथड? शॉर्ट तो नहीं है वैसे, वो है तो लॉन्ग ही। क्या करना पड़ेगा उसके लिए अपने को, आपको इन सब के लिए चारों ऑप्शन की आपको 3 इनपुट की टेबल निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें इस वाले फॉर्मूले को पुटअप करना पड़ेगा। किस वाले को? कि फंक्शन क्या है, एम ऑफ एबीसी अपने को दे रखा है, क्योंकि यही तो फंक्शन अपने को इसमें वो करना था। तो आपको जाना दोनों तरफ से पड़ेगा, चाहे तो आप ये करके फिर इन 3 इनपुट टेबल पे जाए या फिर 3 इनपुट टेबल पहले निकाल दें और फिर इसको सेटिस्फाई करें। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों वे है। तो दूसरा शॉर्ट तरीका ये था कि 3 इनपुट नैंड एक्सॉर नॉर और एक्सनॉर की टेबल अगर आपको याद हो या फिर आप हाथों हाथ निकाल सकें तो इट विल बी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आपको टेबल सीधी याद है या उसका फॉर्मूला सीधा याद है। कि जैसे 3 इनपुट एक्सॉर गेट का सीधा जो फॉर्मूला आएगा, जैसे 2 इनपुट के लिए अपन क्या लिखते हैं, ए और बी दो आपके पास एक्सॉर गेट के इनपुट्स हैं, तो क्या आएगा फाइनल एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक, तो ये सीधा याद हो गया। अब जब 3 इनपुट एक्सॉर का लेके चलेंगे तो ये भी अपने को अगर याद होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी एंड सो ऑन, तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पूरे को करने के बाद सीधा फॉर्मूला मैच करना रहेगा और सीधा अपन जवाब पे क्लिक कर देंगे। अगर सीधा एक्सप्रेशन याद नहीं है तो लॉन्ग मेथड तो है ही है और ये वाला ऑप्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द 2015 सेट 1।